नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में जाना था, तो आज हम जानेंगे इस क्रम में मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी से बनने वाले हर प्रश्न जो है उसको देखेंगे, जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी जो है, सबसे पहले तो अगर मोहम्मद गजनवी के बारे में आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको आप देखिए, उसके बाद आप इसको समझने में थोड़ा सा सुगमता होगी, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से रिलेटेड होता है। तो मोहम्मद गोरी जो गजनवी था, वो गजनी प्रदेश से आया था। मैंने पहले बताया था कि गजनी प्रदेश से आया था और भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और 17 बार आक्रमण में लगभग वह सभी आक्रमण में सफल हुआ था। तो वहीं गजनी प्रदेश में, गजनी क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र था, प्रदेश, जिसे गौर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और उसी गौर प्रदेश से एक छोटा वंश जिसे सासवानी वंश कहते हैं, और सासवानी वंश एक छोटा वंश होता है और उसी से उभर कर आता है मोहम्मद गोरी। और तब हम जानेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। हालांकि सबसे पहले थोड़ा सा जानेंगे सासवानी वंश के बारे में। सासवानी वंश जो है, इसके परिचय के संबंध में, इसके जो है सासवानी वंश के प्रथम शासक कोई था तो कुतुबुद्दीन हसन था। और कुतुबुद्दीन हसन के बाद जो है कोई महत्वपूर्ण शासक अगर उभर कर आता है तो वह मोहम्मद गोरी था, जिसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। और जो इसका जो है बैकग्राउंड पीछे वाला इतना जाना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कुतुबुद्दीन हसन के पास 6 भाई थे तो कैसे कैसे उनका साम्राज्य जो है आपस में डिवाइड हुआ, तो ये सब जानना परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जानेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण शासक सासवानी वंश का था वह शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, जहां मोहम्मद गजनवी और गोरी के उद्देश्य दोनों अलग अलग थे। जहां गजनवी अपने साम्राज्य का विस्तार करना कभी नहीं चाहा, उसका मेन उद्देश्य क्या था कि वह धन की प्राप्ति करना, वह धन लूटना चाहता था। और इसका थोड़ा सा विभिन्नता देखने को मिला कि यह जो है मुस्लिम राज्य की स्थापना करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। लेकिन गजनवी का ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था। तो प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पहला आक्रमण इसका जो होता है मुल्तान क्षेत्र में होता है। मुल्तान क्षेत्र में इसका प्रथम आक्रमण होता है और इस आक्रमण में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। और यह अपने साम्राज्य में मुल्तान को भी मिला लेता है। जब यह मुल्तान को आसानी से यह जीत लेता है तो अब उसकी मंशा यह बन गई कि अब हम भारत के संपूर्ण क्षेत्र में, अब आंतरिक भाग में जाया जाए और पूरा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की जाए। और इस युद्ध से वह काफ़ी प्रसन्न हुआ। एक प्रकार से अब उसके अंदर एक लालसा हुई कि भारत पर पूरा अधिकार कर लिया जाए। तो कहने का मतलब है, याद रखने वाली बात है कि मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में हुआ था। तिथि को आप याद रखेंगे, 1175 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मुल्तान पे हुआ था पहला आक्रमण। और फिर इसके बाद अब भारत के आंतरिक भाग में जब यह आक्रमण करना चाहता था तो आक्रमण करने से पूर्व भारत की ऐसी क्या स्थितियां थी कि वह भारत पे आक्रमण करने की बात वह उसके दिमाग में आया। मतलब ऐसा कुछ रीज़न होगा कि वह भारत के आंतरिक भाग में अब आक्रमण किया जाए। तो थोड़ा सा देखेंगे, मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। गुजरात में चालुक्य वंश चल रहा था।
जो छोटे छोटे राजवंश थे वो भारत के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे थे। ऐसा नहीं कि जो मैंने इतना ही जिक्र किया है केवल इतने ही राजवंश थे, लेकिन इस चैप्टर में बस इतने ही राजवंश महत्वपूर्ण है। आगे जो वीडियो आएगा उसमें सारे राजवंश को बताया जाएगा। तो गुजरात में चालुक्य वंश का शासन चल रहा था और वहीं जो है दिल्ली में कन्नौज वंश का शासन चल रहा था। कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन चल रहा था और गढ़वाल वंश में जो जयचंद शासन को चला रहे थे और चालुक्य वंश में भीम द्वितीय, जिनका अन्य नाम था मूलराज द्वितीय, वे शासन चला रहे थे। लेकिन वे बहुत छोटे उम्र में थे, अल्पवयस्क थे, तो उनकी माता जो थी विधवा माता नाइक देवी उनका संचालन कर रही थी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अजमेर क्षेत्र में चौहान वंश का शासन चल रहा था और चौहान वंश के जो शासक थे पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान उनका नाम है। और दिल्ली में भी पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था और चौहान वंश का शासन दिल्ली में और अजमेर दोनों क्षेत्र में चल रहा था। इसके लिए जैसा ऐसा है कि थोड़ा सा इसको आप जानते होंगे कि अजमेर में जो चौहान थे इनके पिता की शादी दिल्ली में हुई थी। कहने का मतलब कि जो पृथ्वीराज चौहान था उसका ननिहाल था दिल्ली में ननिहाल था। और आनंदपाल जो थे इसके नाना, इनके पास कोई जो है पुत्र नहीं था, तो ये जो है इसका कोई उत्तराधिकारी जो बना वह पृथ्वीराज चौहान बना। तो पृथ्वीराज चौहान ही अजमेर और दिल्ली का शासन चला रहा था। ये भारत में ये जो स्थितियां थी इसको दर्शाया गया है। अब देखेंगे कि यह गुजरात पर आक्रमण सर्वप्रथम तो यह इस रास्ते से जाने का प्रयास करता है और इसका मूल बिंदु था कि यह कन्नौज पर आक्रमण करे, क्योंकि कोई भी शासक चाहता है कि अगर भारत के मध्य में अगर यहाँ से शासन करना थोड़ा सा आसान होगा और हर एक जगह अपना प्रभुत्व बनाना आसानी होगी कि भारत के अगर मिड में कोई अगर रहेगा तो हर एक जगह से शासन चलाना थोड़ा सा उसको आसानी होगी, सुगमता होगी। और तो वह चाहता था कि एक कन्नौज क्षेत्र पे उसका अधिकार हो, तो वह सर्वप्रथम इस रास्ते से, गुजरात के रास्ते से कन्नौज पर जाने का प्रयास करता है। तो इसका भिड़ंत जो है चालुक्यों से होता है और जिसका संचालन उसकी विधवा माता नाइक देवी कर रही थी। और भीम द्वितीय एक अल्पवयस्क थे, मतलब इनकी एज बहुत कम थी। तो इनका जब इनके साथ संघर्ष होता है 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में जब संघर्ष होता है तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी, इस युद्ध में उनकी हार हो जाती है। तो आप याद रखेंगे कि मोहम्मद गोरी का भारत में यह प्रथम पराजय था। मतलब पहली बार अगर भारत में हार का सामना करना पड़ा तो वो चालुक्यों से करना पड़ा और जिसका संचालन भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय और उनकी विधवा माता नाइक देवी कर रही थी। तो आप इस तिथि को याद रखेंगे। भारत में पहली बार पराजय मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध हुआ था। ठीक, तब अब इसके बाद यहाँ से अब यह वापस चला जाता है और अब वह अजमेर क्षेत्र में चौहान वंश पे आक्रमण करने की सोचता है, लेकिन इसका मूल केंद्र कन्नौज था। कन्नौज को वह जीतना चाहता था कि वो कन्नौज पर अपना अधिकार बना पाए। ठीक, तो इसके बाद कन्नौज क्षेत्र पर चौहान वंश के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान पर अब आक्रमण करता है। तो अब जानेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है सीधा सीधा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जो तराइन का युद्ध जो है तराइन नामक स्थान पे हुआ था 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये तिथि ही पूछा जाएगा कि
किस सन में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था? तो आप याद रखेंगे 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और गोरी की भी, यहाँ पे भी गोरी क्या करता है, हार जाता है और हार कर वह फिर से गौर प्रदेश चला जाता है। और अब यहाँ भी हारा, फिर यहाँ भी हारा, लेकिन अब फिर इसके बाद पुनः 1 साल बाद यह आक्रमण करने की सोचता है, जहाँ पे यह पहले ही युद्ध में गोरी हार जाता है और वहाँ जाकर अपनी फिर से तैयारी करता है और अपनी सेनाओं को मजबूत करने का प्रयास करता है। और उसका संचालन कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, इसके प्रमुख सेनापति थे, जिनके बारे में डिटेल से आगे वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो संचालन कर रहे थे, ये हारने के बाद वहाँ अपने सेनाओं को तैयार कर रहे थे और वहीं पृथ्वीराज चौहान की सेना और अपनी सेनाओं को वे तैयार नहीं कर रहे थे। वे ऐसा महसूस कर रहे थे कि पृथ्वीराज मतलब मेरी सेना ही, मतलब मेरे सेनापति ही मोहम्मद गोरी को इतने आसानी से हरा दिए, मुझे यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसके लिए मुझे कोई युद्ध की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में जब 1192 ईस्वी में पुनः 1 साल बाद जब यह आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर, तो अंततः जो है पृथ्वीराज चौहान जो है उस युद्ध में हार जाते हैं और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। कहने का मतलब तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, लेकिन दूसरे वाले में हार जाते हैं। और इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में जो लड़ा गया था, ये जब जीत जाता है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के जीतने के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता, जो मुस्लिम सत्ता की अगर कोई नींव रखी थी तो इसने ही रखी थी, मोहम्मद गोरी ने ही रखी थी। इससे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी में मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी ने भी आक्रमण किया था, लेकिन कोई वास्तविक जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाया था। तो याद रखेंगे कि मोहम्मद गोरी को ही मुस्लिम सत्ता के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो है इसकी नींव रखी गई। तो आप इसको याद रखेंगे, ये भी कई एग्जामों में याद करना जरूरी है, कई एग्जामों में पूछा गया है। अगर पूछा गया कि मुस्लिम सत्ता के संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद गोरी। आशा करता हूँ कि इतना समझ पाए होंगे। अब इसके बाद चंदावर पर युद्ध 1194 ईस्वी में, अब यहाँ भी यह जीत गया था और यहाँ भी जीत गया था, क्योंकि इसका शासन दिल्ली और अजमेर दोनों क्षेत्र में चल रहा था। तो यह अब आक्रमण करता है कन्नौज क्षेत्र में, और उस समय कन्नौज में गहाड़वाल वंश चल रहा था और वहाँ के राजा जयचंद्र थे। अब यह जयचंद पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद यह जयचंद को भी पराजित कर देता है। कहने का मतलब है कि एक बार थोड़ा सा स्थिति जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी, ये भी एक राजपूत शासक थे, ये भी एक राजपूत शासक थे, लेकिन कभी भी दोनों लोगों में बैठता नहीं था। मतलब कोई भी, सब राजपूत आपस में अपने क्षेत्रों को लेकर एक दूसरे से संघर्ष होता रहता था। ऐसे में कोई भी राजवंश, कोई भी राजा एक दूसरे की सहायता नहीं करता था, जिसका एक मतलब कारण बना, हार का कारण बना कि आपस में समझौता नहीं था, कि अपने राजवंश को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर हमेशा संघर्ष होता था। तो कोई भी शासक बड़े आसानी से आपके घर में जाके हमला कर सकता है। तो और जो चौहान वंश और कन्नौज में एक जयचंद और चौहान में एक ऐसा कहानी भी प्रसिद्ध है कि जो चौहान थे और जयचंद की पुत्री जो संयोगिता थी, उनसे प्रेम विवाह किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान उठा के लेके चला गया था और उससे उसके बाद जो है वह प्रेम विवाह किया था।
तो अतः स्पष्ट है कि दोनों में एक अच्छा व्यवहारिक संबंध नहीं था। तो उपरांत यह होता है कि दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं और इसका फ़ायदा उठाता है मोहम्मद गोरी, और यह बड़ी आसानी से दोनों लोगों को हराता है और अपने साम्राज्य को स्थापित करता है। ठीक, तो याद रखेंगे कि जो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में भी गोरी की जीत हुई थी और जयचंद की हार हुई थी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे कि कन्नौज विजय के बाद गोरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई और दूसरी ओर अरबी भाषा में कलमा लिखवाया। जैसे मोहम्मद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा में कुछ लिखवाया था, संस्कृत भाषा में कुछ लिखवाया था इससे पहले वाली वीडियो में, तो उसी प्रकार मोहम्मद गोरी ने भी कन्नौज विजय के उपरांत में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति एक और बनवाया और दूसरी ओर क्या करा, कलमा लिखवाया। आशा करता हूँ कि ये चीज़ इतना आपको क्लियर रहा होगा। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। जो सासवानी वंश के परिचय के संबंध में जानेंगे कि जो कुतुबुद्दीन हसन थे वे जो है प्रथम शासक थे यहाँ पे, लेकिन जो कोई महत्वपूर्ण शासक बना वे थे मोहम्मद गोरी, जिनका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। और इनका प्रमुख उद्देश्य और गजनवी जैसे कि अपने धन को लूटना चाहता था और ये जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इनका प्रमुख उद्देश्य था, दोनों के उद्देश्य अलग थे। और जो प्रथम आक्रमण था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। और इससे यह मंशा इसकी उत्पन्न होती है कि भारत के अब आंतरिक भागों में आक्रमण किया जाए और कन्नौज पर अपना अधिकार बनाया जाए। तो गोरी के आक्रमण से पूर्व भारत की स्थिति में ताकि इन सभी का संबंध जो है आपसी में अच्छा नहीं था, तो यह सर्वप्रथम चालुक्यों पर आक्रमण करता है, जिसका जो है नेतृत्व कर रहे थे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, जो एक अल्पवयस्क थे और इनकी माता विधवा माता नाइक देवी इनका संचालन कर रही थी। और इस युद्ध में 1178 ईस्वी में यह आक्रमण करता है और यह मोहम्मद गोरी का भारत में पहली बार जो है हार हुआ था चालुक्यों से। फिर इसके बाद वह जाता है गौर प्रदेश में, क्योंकि जब यह युद्ध को जीतता है और जीतने के बाद यह हारता है या जीतता है चाहे जो भी करता है, लेकिन यह यहाँ पे नहीं रुकता है, वह फिर से वहाँ पे गौर प्रदेश में चला जाता है। और गौर प्रदेश जो है गजनी प्रदेश का एक क्षेत्र था, गजनी क्षेत्र का एक गजनी जो क्षेत्र था उसी का एक छोटा सा प्रदेश था, जिसमें एक छोटा सा वंश उभर के आया जिसे हम सासवानी वंश कहते हैं। ठीक, तो 1178 ईस्वी में जब आक्रमण होता है तो यह भारत में इसकी प्रथम पराजय होती है। इसके उपरांत यह अजमेर क्षेत्र में जाता है पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने, और जिसे तराइन क्षेत्र में तराइन नामक जगह पे हुआ था, इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं, 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और गोरी इस युद्ध में भी हार जाता है। और इस युद्ध में हारने के बाद वह अपनी सेनाओं को तैयार करता है और अच्छे से तैयारी करता है। फिर आता है पुनः एक साल बाद 1191 ईस्वी में, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इस युद्ध में लड़ता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। फिर अब वह दौर आ गया था कि अब कन्नौज के क्षेत्र पर आक्रमण किया जाए, तो वह 1194 ईस्वी में चंदावर पर यह आक्रमण करता है और इसमें भी जयचंद को हराता है। और हराने के बाद जो है यह जो है एक काम करता है, क्या काम करता है कि एक सिक्का चलवाता है, सिक्का पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाता है और इसके अलावा दूसरी ओर यह कलमा लिखवाता है। और एक चीज़ और याद करेंगे कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, तो इसी समय ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी द्वारा की गई थी। इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गोरी ने ही, मतलब किसने
मुस्लिम सत्ता की स्थापना की तो गोरी। आप इसको कभी नहीं लगा के आएंगे गजनवी या मोहम्मद बिन कासिम, इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी। ठीक, अब देखेंगे थोड़ा सा इससे भी क्वेश्चन बनता है, हालांकि इसको बहुत डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, दो सेनापति मोहम्मद गोरी के, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी। क्योंकि जब ये अपने साम्राज्य को जीत कर जाते थे तो वे गौर प्रदेश चले जाते थे, और गौर प्रदेश जाने के बाद ये जो है साम्राज्य को चलाते थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। और जब बाद में इनकी मृत्यु होती है गोरी की, तो यही आगे चल के वंश का निर्माण करते हैं। तो जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो बहुत छोटा सा बिंदु है, एक दो उसको देख लेंगे, फिर अगले वीडियो में इसको डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसने जो है जहाँ पे रहा था और वहीं पे दास वंश की स्थापना करती है। इसे दास वंश कहते हैं, या इसे हम गुलाम वंश कहते हैं, या हम इसे एक अन्य नाम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। और यह शासन लाहौर क्षेत्र में, जो पाकिस्तान क्षेत्र में है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर क्षेत्र से, पाकिस्तान जो लाहौर पाकिस्तान में है वहीं से ही अपना शासन का संचालन करता था। और अब जानेंगे बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी बंगाल, बिहार, विजय, मतलब बख्तियार खिलजी एक ऐसा शासक था जिसका ध्यान एकमात्र बंगाल, बिहार के क्षेत्र पर गया था। अभी तक इससे पहले तो कई लोग आक्रमण किए थे, लेकिन किसी का भी ध्यान बंगाल और बिहार के क्षेत्र में नहीं था। तो बख्तियार खिलजी ऐसा प्रथम शासक था जिसने बंगाल और बिहार को जीता। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे भी आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे। इसके अलावा दो प्रश्न कई बार पूछा गया है, एकदम 100% इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी कई एग्जामों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। मैंने इससे पहले वाला भी वीडियो में बताया था कि तेज उसे कहते हैं जो अपनी पुरानी बातों को याद रखे। तो आप लोग अब ये जो पुरानी बातें बताई जा रही हैं उसको आप याद रखेंगे तो आप तेज हो जाएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। और फिर क्या होता है आगे चलकर, जब यह साम्राज्य को जीत कर जाता है, जब यहाँ से जीत कर जाता है तो वह हमेशा गौर प्रदेश में चला जाता है, गौर प्रदेश में चला जाता है, फिर वहाँ से आता है। तो एक जब जाता है, मतलब जाने के क्रम में, फिर आने के क्रम में, मतलब जब वहाँ से आता था तो जो जनजातियाँ थी, हालांकि ज़्यादातर खक्खर जनजातियाँ या कहीं के गक्खर जनजातियाँ, मतलब मिला जुला के एक जनजाति थी खक्खर जनजाति, या कहीं के गक्खर जनजाति भी नाम दिया गया है। तब जब गौर प्रदेश से आता था तो गक्खर जनजातियों को संघर्ष करता था और उनको मात देकर आगे बढ़ता था। यही प्रोसेस हमेशा था। तो एक बार ऐसा दौर आता है कि मतलब खक्खर जनजाति सोचते हैं कि अब की बार जब मोहम्मद गोरी भारत में जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करने के बाद इसको यहीं पे मार देंगे। तो अंततः यह भी होता है कि वहाँ से मतलब जीत कर जाने के क्रम में गक्खर जनजाति द्वारा इसकी मृत्यु 1205 ईस्वी में कर दी जाती है। फिर आगे चल के जो इसका शासक, मतलब इसका जो है सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करता था। हालांकि इसके संदर्भ में कई कहानियाँ भी प्रचलित है, क्योंकि जो है चंद्रबरदाई में ऐसा जिक्र किया गया है कि पृथ्वीराज रासो द्वारा एक प्रसिद्ध है कि रचना है चंद्रबरदाई, उसमें ऐसा जिक्र किया गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हार जाता है, तो
वह अजमेर क्षेत्र में रख दिया जाता है और मतलब ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वह जो है एक प्रकार से एक रणनीति बना रहा है कि गोरी को कैसे मारा जाए, गोरी को कैसा मारा जाए, ऐसा का भी कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि गोरी ने ही इसको मार दिया था, पृथ्वीराज ने ही गोरी को मार दिया था। तो एक कहीं ना कहीं कहानियाँ है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।